कथा कथन में आज सुनिए दिल्ली विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग की रिटायर्ड प्रोफेसर उषा कश्यप की लिखी हुई कहानी अपना घर। उषा कश्यप जी एक स्थापित और प्रतिष्ठित लेखिका हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज प्रसाद ग्रहण करके कोर्ट जाइए, सब अच्छा होगा। रूपा ने अपने पति वीर सिंह को घर से निकलते समय हाथ में मिश्री रखते हुए कहा। वकील की फीस में हजारों रुपए लग चुके हैं, क्या अच्छा होगा। केस में हारना निश्चित है। जब तक केस चल रहा है, रहने को घर तो है, मकान खाली करने का ऑर्डर हो गया तो कहाँ जाएंगे। वीर सिंह ने प्रसाद लेते हुए कहा। आप हमेशा उल्टा ही क्यों बोलते हैं? जजों के भी दिल होता है, किसी परिवार को एक दिन में ही बेघर थोड़ी कर देंगे। रूपा ने कहा। वीर सिंह बिना पूरी बात सुने 30,000 कोर्ट के लिए निकल गया। कोर्ट में केस का नंबर आने पर जज साहब ने प्रतिपक्ष के वकील से कुछ प्रश्न किए। वो अपना पक्ष पिछली डेट पर रख चुका था। अंत में जज साहब ने कहा कि दोनों पक्षों के तर्क सुनने की कार्यवाही पूरी हो चुकी है और फैसला सुनाने की तारीख 6 महीने बाद की दी है। वो मनी मन खुश है कि अभी 6 महीने तक तो घर का कोई झंझट नहीं है। हाथ में बंधी घड़ी की ओर देखकर सोचा, अभी हाफ डे के लिए ऑफिस जा सकता है। बस स्टैंड पर आकर वो ITO जाने वाली बस की प्रतीक्षा करने लगा। कल 10 सितंबर है। कल उसके जीवन का एक और वर्ष आयु की धरोहर बन जाएगा और वो 40 वर्ष का हो जाएगा। भारत चीन युद्ध के समय 1962 में उसका जन्म हुआ था। 3 बहनों के बाद पुत्र जन्म की अगाध प्रसन्नता से पहाड़गंज का घर बधाइयों से गूंज उठा था। ये 2 कमरों वाला घर उसके पिता सुखराम ने अनूप सेठ से उसके जन्म से भी 20 वर्ष पहले मात्र 10 रुपये प्रति मास किराए पर लिया था। अनूप सेठ ने पहाड़गंज में कई हवेली नुमा इमारतें बनाकर किराएदार रख लिए थे। नीचे दुकानों को और ऊपर कमरे परिवारों को किराए पर देकर निश्चित आय का स्रोत बना लिया था। कुछ वर्ष पहले अनूप सेठ के बेटों ने ये बिल्डिंग जगजीत सिंह को बेच दी। पिता को गुजरे हुए 5 साल हो चुके हैं। माँ भी उनके 1 साल बाद चल बसी थी। उनके जाने के पश्चात उसको मकान खाली करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। वीर सिंह ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया था कि जगजीत सिंह धमकी देकर मकान खाली करने के लिए बाध्य कर रहा है। तभी से 30,000 कोर्ट में तारीखें मिल रही थीं। 30,000 से ITO जाने के लिए वीर सिंह ने बस पकड़ ली। भीड़ के कारण बस में एक और सीट की रेलिंग पकड़ वो खड़ा हो गया। दिमाग में विचारों का तेज बवंडर उठ रहा है। पिताजी ने प्राइवेट सर्विस में रहते हुए भी 4 बच्चों को पढ़ाया। दोनों बड़ी बहनों को हायर सेकेंडरी के बाद नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कराई और छोटी बहन को BA कराई ताकि वे आत्मनिर्भर बनने के योग्य हो जाएं। यथाशक्ति बहनों के विवाह में खर्च भी किया। भाग्यवश तीनों को संभ्रांत व सुखी परिवार मिले, इसीलिए एक अपने घर का सपना नहीं पूरा कर पाए। उसे भी योग्य बनाने के लिए पढ़ने को प्रेरित करते। वो BA करने के बाद क्लर्क के एग्ज़ाम में पास हो गया था। सरकारी नौकरी पाने से घर में सभी प्रसन्न थे। आज वो आयकर विभाग में अपर डिवीज़न क्लर्क है। इस वर्ष के अंत तक प्रमोशन हो जाएगी तो असिस्टेंट बन जाएगा। 200-300 रुपये मासिक बढ़ जाएंगे, पर उससे भी क्या ही अंतर पड़ेगा। 3 बच्चों में से 2 पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। सबसे छोटा 4 साल का होने को है, उसे भी अब एडमिशन दिलाना है। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। ये घर खाली करने की स्थिति में तो किराए की मार से मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। वो ऑफिस में ठीक समय पर पहुंच गया। साथ की सीट पर बैठे श्याम शुक्ला ने पूछा, क्या रहा कोर्ट में आज? यार, कहीं 2 रूम सेट किराए पर दिला दो। कुछ समय के बाद फाइनल डेट है। निर्णय तो मकान मालिक के पक्ष में ही होगा। वीर सिंह की आवाज़ में चिंता थी। शुक्ला जी तुरंत बोले, मेरे 2 रूम सेट का किराया 500 रुपये है। कहे तो वहाँ पास में पता करूँ। क्या कह रहे हो? 1,500 में से 500 किराया दिया तो घर कैसे चलेगा? शुक्ला, तुमने दूरदर्शिता से काम लिया। भाभी जी सरकारी सर्विस में हैं, हाथ में खुला पैसा तो है, इच्छाओं का गला तो नहीं घोटना पड़ता। वीर भाई, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। कमाने वाली पत्नियों के अपने बहुत खर्च होते हैं। घर के काम के लिए समय नहीं होता, सो काम वाली बाई के बिना तो एक दिन भी गुजारा नहीं।
मेरे पेरेंट्स तो आगरा में हैं, इसलिए बच्चे स्कूल के बाद क्रश में जाते हैं। छुट्टी वाले दिन भी कभी आउटिंग व कभी पत्नी के कुलीग के यहाँ फंक्शन। कोई आराम नहीं मिलता। ना जाओ तो झगड़ा तनाव ही हो जाता है। शुक्ला ने वर्किंग वाइफ के अपने अनुभव बताने शुरू कर दिए। वीर सिंह पैसे की महत्ता समझते हुए तुरंत बोला, तुम्हें कोई आर्थिक तनाव नहीं है ना? बच्चे फेमस स्कूल में पढ़ रहे हैं। भाभी के साथ बाहरी परिवेश का आनंद उठाने का भी अवसर मिल जाता है। फिर भी टेंशन में रहो तो मेरे विचार में तुम्हारी समस्या का कोई हल नहीं है। लंच के बाद 3 बजे सबकी चाय आई तो चाय के घूंट भरते हुए उसे याद आया कि उसके लिए एक सरकारी क्लर्क लड़की का विवाह का प्रस्ताव आया था। पिताजी ने उसे बताना भी आवश्यक नहीं समझा और स्पष्ट न कर दिया था। माँ बीमार रहने लगी थी, इसलिए पिताजी चाहते थे बहू आकर घर को संभाल ले। बहू से क्लर्क की नौकरी कराना उन्हें स्वीकार नहीं था कि सारा दिन बहू ऑफिस में काम करे। वीर सिंह में भी तो अपनी इच्छा खुलकर पिताजी को बताने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन आगरा उसे साथ लेकर लड़की देखने गए। लड़की 12वीं पास थी, अच्छा घराना था। वो आंख भर कर देख भी न पाया था कि पिताजी ने हाँ कर दी थी। तीनों बहनें दूर अपने ससुरालों में थीं और माँ तो पिताजी के आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाती थी। परिवार में रूपा को सुशील व योग्य बहू माना गया। औसत रंग की मंझोले कद की रूपा के आकर्षक नयन नक्श तो हैं ही, स्वभाव अत्यंत शालीन है और धार्मिक पूजा पाठी होने के कारण ईश्वर पर अगाध विश्वास है। पूर्ण रूप से समर्पित, कभी किसी चीज़ की मांग नहीं। हर साल मायके से लाई साड़ियों में ही काम चला लेती और जब नंदें आती तो उन्हें भी उचित सत्कार व भेंट देकर विदा करती। हर बात पर कहती, भगवान पर विश्वास रखो, वे सब काम बना देंगे। वो उसे मूर्ख समझकर कोई बहस ना करता, लेकिन एक कसक वीर सिंह के मन में रहती कि वर्किंग वाइफ नहीं है। फिर सोचता उसकी बहनें योग होकर भी अपनी गृहस्थी ही संभाल रही हैं। कमला मतलब कम्मो जीजी उससे 15 साल बड़ी थी। विमला मतलब विम्मो जीजी 13 साल बड़ी थी और मीना जीजी 9 साल बड़ी थी। अगले दिन सुबह ही रूपा और बच्चों ने उसके जन्मदिन की तैयारियां कर रखी थी। पूजा से प्रारंभ होकर अनाथालय और गौशाला में दान आदि के रुपए रखने के बाद वो ऑफिस चला गया। ऑफिस में किराए के मकान के डिस्कशन के चलते एक अन्य विभाग के सहकर्मी यादव ने बताया कि महरौली के पास महिपालपुर गांव में 100 रुपये प्रति गज के रेट पर प्लॉट बिक रहे हैं। वीर सिंह ने तुरंत प्रश्न किया, दिल्ली में इतनी कम कीमत पर ज़मीन कैसे बिक रही है? ज़रूर कोई गड़बड़ी है। यादव बोला, किसान अपनी खेती की ज़मीन से प्लॉट काट कर बेच रहे हैं, कोई डर की बात नहीं। मैंने भी 200 गज का प्लॉट खरीदा है। यदि सरकार ने लैंड एक्वायर भी की तो मुआवजा भी मिलेगा और अल्टरनेटिव प्लॉट भी। वीर सिंह को याद आ रहा है कि 2 साल पहले उसके एक मित्र ने जगतपुरी में प्लॉट खरीदने का सुझाव दिया था। मित्र ने वहाँ प्लॉट खरीदा था। वीर सिंह ने अनऑथराइज्ड कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। आज वही ज़मीन ऑथराइज होने के बाद कई गुना महंगी हो गई है। इस बार वो गलती नहीं करेगा। 200 गज का प्लॉट 20,000 में मिल जाएगा। प्रोविडेंट फंड से ऋण ले लेगा। विचारों की इसी उधेड़ बुन में उसने यादव से कहा, क्या तुम मुझे वहाँ 200 गज का एक प्लॉट दिलवा सकते हो? देख भाई, मैं तुझे उस आदमी का नाम पता दे देता हूँ। उसके पास जाकर बताना कि किस साइज़ का प्लॉट चाहिए। मेरी कोई गारंटी नहीं है। तू खुद देख कर सोच समझ कर निर्णय कर। कल को मुझे दोष मत देना। यादव अपने सर्वविदित अक्खड़ अंदाज में बोला। अच्छा, एक बार मेरे साथ चलो, अपना प्लॉट ही दिखा देना, वीर सिंह ने आग्रह के स्वर में कहा। यादव ने कागज़ पर किसी के नाम व पते की स्लिप बनाकर उसके हाथ में देते हुए कहा, उसको मेरा नाम ले देना, अच्छे से अटेंड करेगा। जितनी जल्दी हो सके ये कर ले। दिल्ली में अपनी ज़मीन पर पसंद के घर बनाना। वीर सिंह ने घर लौटते समय निश्चय कर लिया कि वो कल ही महिपालपुर जाएगा। महिपालपुर में वो मित्र के परिचय से मिला तो उसने वहाँ प्लॉट खरीदने के इतने आकर्षक सब्ज बाग दिखाए कि वो एक प्लॉट देखकर 500 रुपये एडवांस देकर ही घर लौटा। प्रोविडेंट फंड से 20,000 रुपये ऋण अप्लाई करने के कुछ ही दिनों बाद चेक मिलने पर उसने प्लॉट खरीद लिया और एक दिन अपने नाम पर ओनरशिप के पेपर्स तैयार करा लिए। वो दिन उसके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन था। उसका अपना घर होगा, उसकी खुशी की सीमा न थी। संध्या को घर लौटने पर मिठाई का डिब्बा रूपा के हाथ में रखकर ज़मीन खरीदने का शुभ समाचार दिया। रूपा आश्चर्य से बोली, सच में?
आपने ज़मीन खरीद ली? पैसों की व्यवस्था कैसे की? कितना पैसा देना पड़ा? सब बताता हूँ, पहले एक कप चाय तो दो, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। रूपा पति को प्रसन्न ही देखना चाहती है, लेकिन आय बढ़ाने में कोई योगदान न दे पाने का और इसे संभव बनाने का विचार उसे बेचैन किए रखता है। जमीन की खबर सुनकर तुरंत मिठाई लेकर घर के मंदिर में भागी। भोग लगाकर मिठाई खिलाते हुए बोली, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब तो अपना घर बन जाएगा। खुशी में आंसू बहने लगे। बच्चों ने शोर मचा दिया, बड़ी बुआ की चिट्ठी आई है, रमा दीदी की शादी है, हम सब जाएंगे। उसने रूपा से पत्र लेकर पढ़ा। लिखा है कि देव उठान पर ही रमा की शादी 20 अक्टूबर को निश्चित हुई है। समय कम है, इसलिए भात न्योतने आना संभव नहीं होगा। तुम्हारे जीजाजी का विशेष आग्रह है कि सपरिवार आना है। अभी 1 महीने से अधिक का समय है। ये पहला भात है। बहन के ससुराल में प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है। झांसी जाने की तैयारी करनी होगी। रूपा बोली, मेरे पास कुछ साड़ियाँ रखी हैं, उनके रिश्तेदारों के लिए जेंट्स कपड़े भी हैं। ननद जी, जीजाजी व रमा के जोड़े बाजार से ले लेंगे और नकद कितना दोगे उसका इंतज़ाम कर लेना। वीर सिंह का मन तो प्लॉट पर केंद्रित था। ठीक है, कल बात करेंगे। वो शादी के बजाय महिपालपुर की ज़मीन के बारे में प्लानिंग कर रहा था। 100 गज ज़मीन कीमतें बढ़ने पर बेचकर इतना पैसा तो आ ही जाएगा कि शेष 100 गज ज़मीन पर 2 रूम सेट बनवा पाएगा। बाहर बागवानी के लिए कुछ कच्ची जगह अवश्य रखेगा। बहुत अरमान है उसे फूलों और सब्जियों के पौधे लगाने का। फिर उसे एहसास हुआ कि रूपा ने तो उसकी आधी समस्या हल कर दी। उसे प्रशंसा के कुछ शब्द तो कहने चाहिए थे। बस यही कहा, जीजी के यहाँ क्या देना है लिस्ट बना लेना, रविवार को बाजार चलेंगे। शाम को चाय देते समय रूपा ने कहा, बस जीजी व जीजा जी के जोड़े और रमा के फेरों के लिए लाल साड़ी और कुछ रिश्तेदारों के लिए शॉल ले लेंगे। जो जोड़े मेरे पास रखे हैं अभी आप देख लीजिए। नगद 1100 रख देना। सोने की चेन और चांदी की पाजेब कन्यादान में दे देंगे। कल बैंक से पैसे निकाल लूँगा। वकील को देने के बाद 2500 तक बचे होंगे। 2000 में सब आ जाना चाहिए। कैश अलग से देना है तो इस महीने की सैलरी से कर लेंगे, वीर सिंह ने कहा। रूपा बोली, आप चिंता न करें, ऐसे पुण्य कामों के लिए तो भगवान स्वयं रास्ते बना देते हैं। नरसी भगत के भात की कथा तो जग जाहिर है। एक क्षण को तो उसे लगा कि रूपा कितनी बेवकूफ़ी वाली बात कर रही है। पुरुषार्थ के बिना आजकल कुछ भी संभव नहीं, पर उसके साथ जिरह करना व्यर्थ है। वो कौन सा नरसी भगत सा भगवान का भक्त है जो कलयुग में भगवान उसकी मांग पर तथास्तु कह देंगे। रूपा की मूर्खता पर क्रोध भरी मुस्कान आ गई। रविवार को बच्चों सहित परिवार की शॉपिंग के लिए गए। सबके कपड़े खरीदने के बाद वीर सिंह ने रूपा को साड़ी लेने का आग्रह किया। उसने खर्च की अधिकता समझते हुए मना किया तो वीर सिंह ने स्वयं ही एक लाल बॉर्डर वाली नीली साड़ी लेकर उसकी पेमेंट कर दी। रूपा आनंदित थी। ये पहला ऐसा अवसर था जब पति ने अपनी पसंद से उसके लिए कुछ खरीदा था। पति का उपहार तो हर पत्नी को हर्षित कर देता है। रूपा के नियमित पूजा, व्रत और हर विषय पर ईश्वर में अटूट विश्वास का प्रभाव अनजाने में ही उस पर भी होने लगा था। अपनी कॉलेज लाइफ में वो वामपंथी विचारधारा से प्रभावित था। समय के साथ वो बदल रहा था। ज़मीन लेने के बाद ये विश्वास और बढ़ गया था। मन बहुत लालची होता है। एक इच्छा पूरी हो जाए तो चाहता है कि सारी इच्छाएं पूरी होती चली जाएं। अब तो दिन रात उसे अपना घर बनाने की धुन सवार थी। विवाह में जाने के लिए कुतुब एक्सप्रेस से झांसी की टिकट बुक करवा ली है। बच्चों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। पहली बार जो बुआ के घर गाड़ी में जा रहे हैं। जब तक माता व पिताजी थे, गर्मी की छुट्टियों में बहनें कुछ दिन के लिए आ जाती थीं, पर समय के साथ साथ सबके बच्चे बड़े होने से ये क्रम भी समाप्त हो गया था। कुतुब एक्सप्रेस में बच्चे खाते पीते, खेलते, लड़ते, मस्ती करते रेल की पहली यात्रा का आनंद ले रहे हैं। रूपा का ध्यान सामान की सुरक्षा पर है। रात के 3 बजे गाड़ी झांसी के स्टेशन पर रुकी। ये लोग स्टेशन पर उतरे। बच्चे नींद में हैं। जीजी ने एक आदमी को स्टेशन पर लेने भेजा है ताकि घर आने में कोई परेशानी ना हो। शादी का घर बहुत बड़ा हवेली नुमा है और रंग बिरंगी रोशनियों से नहा रहा है। कम्मो जीजी भाई के आने पर फूली नहीं समा रहीं। उनके लिए तो वो बेटे की भांति है। 15 साल का अंतर है। खाने और सोने की व्यवस्था कर जीजी बोली, बीरे सुबह 10 बजे भात का समय है, अब तुम सो जाओ, कल से तुम्हें सब संभालना है।
वीर सिंह बीरे नाम सुनकर बचपन की यादों में खो गया। तीनों बड़ी बहनों का लाडला भाई आज अपनी ही जिम्मेदारियों से घिरकर असमय ही बालों की सफ़ेदी से बुढ़ा सा गया है। सुबह 10 बजे द्वार पर भाई को तिलक कर सबके हाथों में गोला व लड्डू रखकर घर में प्रवेश कराया गया। औरतें भात के मनमोहक गीत गाने लगी हैं। दिल्ली के दिलदार मेरे भातैया, मेरे घर आ जाइयो भातैया। टीका भी लाया वो तो झूमर भी लाया, झुमकी लाया वो तो अपनी बहन को। गानों का क्रम जारी है। बहुत अपेक्षाएं होती हैं भाइयों से, तभी ऐसे गाने गाए जाते हैं, लेकिन अंत की पंक्तियों ने बहुत सी आंखों को सजल कर दिया। करूँ बिनती सुनो भैया, समय पर भात ले आना, सास की साड़ी ले आना, ससुर का सूट सिलवाना, अगर इतना ना हो भैया तो खाली हाथ आ जाना। करूँ बिनती सुनो ओ भैया, भैया पटरे की शोभा बढ़ाना, मेरी माँ के जाए आ जाना। वीर सिंह ने बहन की झोली में 1100 नकद व कपड़े रख दिए हैं। सुनहरी बूटों वाली मामा की लाई लाल साड़ी में रमा के फेरे हो गए और वो विदा हो गई। बेटी की विदाई एक और तो सुखदाई होती है कि बेटी अपना घर बसाने जा रही है, पर दूसरी ओर माँ बाप के दिल के टुकड़े को विदा करना हृदय विदारक होता है। जीजी व सबको रोता देख उसने समझाया कि ये तो संसार की रीत चली आई है और रमा तो बहुत समृद्ध व सुशिक्षित परिवार में गई है। उसका भी आंसुओं का बांध टूट गया। उसे याद आया बड़ी जीजी की शादी के विदाई के समय उसे ढूंढा जा रहा था और वो मित्रों के साथ टेंट के आखिरी किनारे पर छुपम छुपाई खेलने में मस्त था। सब बहनों व उनके परिवारों के साथ समय बहुत शीघ्रता से बीत गया। शाम की गाड़ी थी। विदा के बाद सभी वापसी की तैयारी करने लगे। बहन ने सबको वस्त्र, मिठाई आदि देकर हजारों आशीषें देते हुए विदा किया। दिल्ली आकर वीर सिंह ने ऑफिस ज्वाइन करते ही यादव से प्लॉट के रेट की वृद्धि के बारे में जानना चाहा तो उसने बात ही बदल दी। मार्च आ गया था। फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग से काम की अधिकता के कारण दिन बीतते जा रहे थे। वकील ने बताया कि कोर्ट की डेट 16 मार्च है। उसे हर डेट पर पैसा चाहिए। वीर सिंह की अब कोर्ट से एक ही प्रार्थना होगी कि उसे मकान खाली करने के लिए 6 महीने दिए जाएं। समय रेत की मुट्ठी की तरह फिसल रहा है। वो कभी यादव से महिपालपुर की ज़मीन के बारे में पूछता तो उत्तर मिलता, हथेली पर सरसों नहीं जमा करती, हर काम में समय लगता है। 16 मार्च को कोर्ट में जज ने उसके विरुद्ध निर्णय सुनाया, लेकिन उसकी प्रार्थना पर 4 महीने का समय घर खाली करने के लिए दिया। यह रियायत सशर्त दी गई कि 4 महीने में घर खाली न करने पर कोर्ट वीर सिंह पर भारी जुर्माना लगाएगा। आज जब ऑफिस में आते ही उसने यादव से जैसे ही ज़मीन की बात की, वो क्रोधित होकर बोला, तूने खुद जाकर ज़मीन खरीदी है, वहाँ जाकर अपने आप पता कर ले। तुमने भी तो वहाँ ज़मीन खरीदी है, तुम्हारे कहने पर ही मैंने लोन लेकर वहाँ पैसा लगाया। वीर सिंह ने कहा, तू सारे काम मेरे कहने से करता है क्या? मैं कहूँ तू कुएं में गिर जा तो तू गिर जाएगा? यादव गुस्से में बोला। अन्य सहकर्मी भी उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर आ गए। वीर सिंह को तू तड़ाक की भाषा कतई पसंद नहीं थी। वो बिना कुछ कहे अपनी सीट पर गया और काम में व्यस्त हो गया। कुछ लोग उसके पास आकर बताने लगे कि यादव तो बहुत धूर्त है, बातें बनाने में माहिर है। उसे लगा यादव ने झूठ बोला है, स्वयं कोई ज़मीन नहीं खरीदी है। वो कल सारे पेपर्स लेकर महिपालपुर में डीसी ऑफिस में जाकर कीमत पता करेगा। ठीक से सो भी नहीं सका। सुबह डीसी ऑफिस में पहुंचा। पहले तो कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। उसके लगभग गिड़गिड़ाते स्वर और आयकर विभाग में होने के नाते बताया गया कि वहाँ की ज़मीन सरकार ने एक्वायर कर ली है। वो तो एक्विजिशन नोटिस में पहले से ही मार्क थी। उसने खरीदारी से पहले पूछताछ क्यों नहीं की? मुआवजा भी बहुत कम मिलेगा और वो भी असली मालिक को मिलेगा। ऑल्टरनेटिव प्लॉट का तो कोई प्रश्न ही नहीं। अब तो किससे कहे और क्या कहे। निर्णय तो उसने स्वयं ही लिया था, यहाँ तक कि रूपा को भी ज़मीन खरीदने के बाद बताया था। महिपालपुर के बारे में बताने वाले यादव से कुछ कहना निरर्थक है, वो तो कल ही लड़ने को तैयार था। उसे कुछ बेचैनी सी होने लगी। खुली हवा में बाहर आकर पानी पीकर वो बेंच पर बैठ गया। ऋण की किश्तें आय से हर माह कटनी शुरू हो गई हैं। किराए पर मकान लेना है और कितने खर्चे हैं, कैसे होगा सब कुछ। महिपालपुर के पास ही एयरपोर्ट है। उसका ध्यान नीचे की ओर उतरते हुए और ऊपर की ओर उड़ान भरते हवाई जहाज़ों पर है। इतने बड़े हवाई जहाज़ों को इतने निकट से वह पहली बार देख बाल सुलभ कौतूहल हो रहा था।
काश यहाँ वो अपना घर बना पाता। वह प्रतिदिन आकाश में उड़ते प्लेन्स को देखता। वो भारी कदमों से घर की ओर लौट चला है। घर आते ही रूपा रसोई में चाय बनाने चली तो उसने मना करना चाहा, लेकिन मुंह सूख रहा है और ना कहना चाह कर भी नहीं कह पाया। तभी बच्चों ने शोर मचा दिया है। बिम्मो मतलब विमला बुआ की चिट्ठी आई है। अप्रैल में उनके बेटे का ब्याह है। वो अपनी देवरानी और जिठानी के साथ भात में उतने आएंगी। वीर सिंह को समझ में नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दे। नकली मुस्कान लाने की कोशिश उल्टे आंखों की कोरों को भिगो गई। रूपा ने बच्चों को खेलने के लिए भेज दिया और पूछा, परेशान लग रहे हो जी, क्या बात है? रूपा, जमीन के पैसे डूब गए, मैं धोखा खा गया। उसने रूपा के हाथ पकड़ लिए। आंसुओं की कुछ बूंदें उन पर गिरी तो रूपा के आंसू भी उन पर गिरे और कहा, हाँ नीलाभ तो जीवन का सत्य है। आप ईश्वर पर भरोसा रखें, उसे हमसे ज़्यादा हमारी फिक्र है। रूपा ने 500 रुपये उसके हाथ में थमाकर कहा, इस महीने मिसेज मेहरा से क्रोशिया का काम ले आई थी। वो एक एक्सपोर्ट फर्म से ऑर्डर लाती हैं और बहुत सी लेडीज़ को काम दे देती हैं। सारे दिन खाली रहती हूँ, आप बुरा मत मानना। उसे लगा एक वीक सेल वाली बैटरी से मध्यम प्रकाश की किरण अंधेरे में रास्ता दिखा रही है। आप घर की चिंता से दुखी मत हो। कुछ सालों बाद तो इनकम टैक्स कॉलोनी में सरकारी मकान मिल ही जाएगा। तब तक कहीं किराए पर रह लेंगे। मिसेज मेहरा को मेरा काम बहुत पसंद आया है, अब ज़्यादा काम मिल जाएगा। दोनों मुस्कुरा दिए। जिस पत्नी को नौकरी न करने की वजह से अयोग्य समझता था, आज वही संबल दे रही है। उसके ईश्वर में अटल विश्वास ने वीर सिंह को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ईश्वर के सामर्थ्य देने के अपने ढंग हैं। सरकारी मकान के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की उत्सुकता बढ़ गई है। अगले दिन ऑफिस में फॉर्म लेने पहुंचा तो यादव बोला, मैंने जिस आदमी का पता दिया था उससे जाकर मिल लेना। ज़मीन के मालिक को जो भी थोड़ा बहुत मुआवजा मिलेगा वो तुझे दे देगा। सुनकर उसे रूपा के शब्द याद आ गए, ईश्वर को हमसे ज़्यादा हमारी फिक्र है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उषा कश्यप जी की लिखी हुई एक सकारात्मक कहानी, अपना घर। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं और संघर्ष बने रहते हैं और आते जाते रहते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति विश्वास उसको संबल प्रदान करता है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे ऐसी किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।